हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ब्रांड डेवलपमेंट क्लासेस में। आप सभी कैसे हैं? सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो आज हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बता दिया था कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। मैंने बताया था कि अवतल या उत्तल दर्पण होते हैं, ये किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। यदि इसके बाहरी पृष्ठ पर पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो यह बन जाता है अवतल दर्पण। ये दर्पण कहलाने लगता है अवतल दर्पण और अंदर का पृष्ठ कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, ठीक है, दर्पण कोई सा भी हो, अवतल हो या फिर उत्तल, 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बन सकता है। प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां होती हैं? 6। जैसे हमने कहा कि अवतल दर्पण ये है, अगर इसके पीछे हमने कर दी पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट तो फिर ये दर्पण बन जाता है अवतल दर्पण। और यदि इसके अंदर वाले पृष्ठ पर पारे की पॉलिश और आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं तो फिर दर्पण बन जाता है उत्तल। ठीक है, M1 M2 इसका द्वारक हो गया, M1 और M2 यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है इसका द्वार यानी द्वारक। ठीक है, और हमने कहा था इनका मध्य बिंदु कहलाता है वक्रता केंद्र ध्रुव P, और जिस गोले के कटे हुए भाग हैं उस गोले का कहीं पर यहाँ पर मध्य बिंदु होगा जिसे कहा जाता है वक्रता केंद्र C। दोनों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है वक्रता त्रिज्या और इनसे होकर गुजरने वाली सीधी रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। ठीक है, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली सीधी रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। गोले का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र C, अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव P। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब या तो वस्तु यहां पर कहीं पर होगी अनंत पर यानी वक्रता केंद्र से आगे, अगर यहां की तरफ आते हैं हम तो ये कहलाता है अनंत। ठीक है, या तो वस्तु अनंत पर होगी। ठीक है, दो स्थितियां कि पहली स्थिति में वस्तु कहां होती है? अनंत पर, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब हमने कहा निर्माण होने के 6 कारण होते हैं। या तो वस्तु कहां होगी अनंत पर, तब हम देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C, ये क्या है? वक्रता केंद्र, जब वस्तु या तो अनंत पर हो पहली स्थिति, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? दूसरी स्थिति के वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में हो, यहां पर कहीं पर। दूसरी स्थिति में वस्तु कहां है? दूसरी स्थिति में वस्तु है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। पहली स्थिति में वस्तु यहां पर है, दूसरी स्थिति में वस्तु कहां है? अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में। तीसरी स्थिति में वस्तु कहां आ जाती है? वक्रता केंद्र C पर। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि एक बार हम प्रतिबिंब जब ज्ञात करेंगे जब वस्तु अनंत पर होगी, एक बार प्रतिबिंब हम जब ज्ञात करेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी, और एक बार फिर हम तीसरी बार में जब निकालेंगे जब वस्तु कहां होगी? वक्रता केंद्र C पर। और इसके बाद हमने कहा था वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच जहां पर कर्ण काटती है वहां पर क्या होता है? मुख्य फोकस। यहां पर होता है F, मुख्य फोकस। ठीक है, इसके बाद तीसरी बार वस्तु कहां होगी? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में चौथी बार। ठीक है, एक बार वस्तु आई अनंत पर, दूसरी बार वस्तु आई अनंत और C के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। इसके बाद वक्रता केंद्र पर तीसरी बार वस्तु, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। इसके बाद चौथी बार, पांचवी बार में आ जाएगी मुख्य फोकस पर। पांचवी कंडीशन में कहां आ जाएगी वस्तु?
फोकस पर, और छठवीं कंडीशन में पहुंच जाएगी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो सभी को समझ में आ गया होगा लगभग इतना कि हमें किन किन परिस्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करना है, किन किन परिस्थितियों में प्रतिबिंब को समझना है। एक बार जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तब हम इसका प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। दूसरी बार हम जब निकालेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, पहली बार वस्तु यहाँ पर थी, दूसरी बार वस्तु कहाँ पर आई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी बार वस्तु कहाँ पहुंची, वक्रता केंद्र C पर, तब हम प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। चौथी बार में हम जब ज्ञात करेंगे जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस के बीच में। और पांचवी बार में जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पर। और छठवीं बार में वस्तु कहाँ हो, जब मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच में, तब हम इसका प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। तो लगभग इतनी चीज हमें ध्यान में रखना है कि पहली कंडीशन में हेडिंग क्या डालेंगे हम, कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दूसरी बार कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है तब प्रतिबिंब का बनना, तब हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। तीसरी हेडिंग डालेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होती है तब प्रतिबिंब का बनना, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और चौथी बार हेडिंग डालेंगे हम कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस के बीच होती है तब प्रतिबिंब का बनना। और पांचवी हेडिंग डालेंगे हम कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तब प्रतिबिंब का बनना, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और छठवीं हेडिंग डालेंगे हम कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच होती है तब प्रतिबिंब का बनना, ध्रुव P के बीच और मुख्य फोकस के बीच। चलिए अब हम समझेंगे कि प्रतिबिंब, पहली कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, ध्यान समझेंगे इस चीज को कि जब वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान समझते रहना है। हर हेडिंग 6 हेडिंग है, 6 हेडिंग है, जो 6 हेडिंग है 6 हेडिंगों को अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है, तो पहली हेडिंग, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तब हम क्या लेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो हमने लिया एक अवतल दर्पण इस प्रकार, और इसके पीछे क्या कर दिया हमने, पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट। सारी घटना को जो हम करेंगे वो सारी चीजें लिखते जाना है। इससे मान लिया हमने M1 तथा M2 इसका द्वारक है, यानी पहला भाग M2, दूसरा भाग क्या, सॉरी M1 और दूसरा भाग M2। इसके उभरे पृष्ठ पर हमने की पारे की पॉलिश तथा आयरन ऑक्साइड का पेंट, तो धंसा हुआ पृष्ठ क्या हो गया, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, यानी जो भी परावर्तन होगा अंदर के पृष्ठ पर होगा, ना कि बाहर के पृष्ठ पर। जहां पॉलिश हो जाती है वहां पर अब परावर्तन नहीं होता है, उसके दूसरे भाग पर परावर्तन होता है। यदि पॉलिश हमने उल्टे पृष्ठ पर की तो परावर्तन अंदर की तरफ होगा, और अंदर पॉलिश करते तो परावर्तन कहाँ होता है, बाहर के पृष्ठ पर। ठीक है, तो जब बाहर के पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तब बन जाता है यह अवतल दर्पण। तो हमने कहा था कि अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव P। ये क्या कहलाएगा, ध्रुव P कहलाएगा। और हमने कहा कि ये जिस गोले का भाग होता है, मान लीजिए कि कितना बड़ा ये गोला होगा और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर कहीं पर होगा, जिसे हमने मान लिया C, वक्रता केंद्र C, और दोनों से होकर जाने वाली सीधी रेखा ये वाली हमने क्या कह दी कि क्या होगी, ये मुख्य अक्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा लगभग सभी को कि वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। हमने कहा था कि यदि वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, यदि वस्तु कहां पर है, अनंत पर, यानी यहां पर कहीं पर, डॉट डॉट करके हमने अनंत बना दिया। अनंत पर कहीं पर भी ले सकते हैं, दूरी पर, अनंत दूरी पर, यानी यहां पर कहीं पर एक वस्तु रखी है, ठीक है, अनंत पर कोई वस्तु है A और B। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि अगर वस्तु कहाँ है, अनंत पर,
वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी से आगे जाते हैं तो क्या होता है अनंत, तो वस्तु क्या है अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमने कहा था वस्तु से आने वाली किरण समतल चलती है, समांतर चलती है, सॉरी, तो वस्तु के समांतर चलती है किरणें। जब वस्तु से समांतर आने वाली किरणें इस दर्पण से टकराती हैं तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस प्रकार है, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है, कि जब किरण आएगी तो यहां पर आएगी, या ऐसे हम कह सकते हैं कि यहां से टकराते हुए इस प्रकार निकल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार वस्तु के नीचे से भी समांतर किरण चलती है और ये भी काटते हुए इस प्रकार निकल जाएगी एक दूसरे को, कहां पर, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच एक दूसरे को काटती हैं। तो हम कहेंगे आपतित आने वाली किरणें यह एक दूसरे को, आने वाली किरणें वो भी किसके, अवतल दर्पण के द्वारक के सामने, यानी अवतल दर्पण के समांतर आने वाली किरणें, ठीक है, अवतल दर्पण से टकराकर एक दूसरे को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ये पूरा क्या है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस एफ कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना, क्या कहेंगे इसे, मुख्य फोकस एफ, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच। अगर वस्तु अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच बनता है, और इस प्रकार बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये जो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस पर, या सॉरी इसका प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच। अगर वस्तु अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच, ठीक है। और इस प्रकार बना प्रतिबिंब, इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक कैसा होता है, वास्तविक यानी रियल, तथा उल्टा उल्टा बनेगा, और वस्तु से कैसे उल्टा, ठीक है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। समझ में आ गया होगा इतना, कि अगर वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष पर बना, वास्तविक आएगा प्रतिबिंब, और वस्तु से कैसा बनेगा, उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से उल्टा, यदि वस्तु रखी है तो उल्टा दिखेगा उसका। तो समझ में आ गया होगा इतना, कि जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और वस्तु से उल्टा है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, कहां पर बनता है, सी और पी के बीच। दूसरी कंडीशन में हम समझेंगे कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में, यानी यहां पर कहीं पर, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसके बाद अगला हम समझेंगे कि यदि वस्तु वक्रता के अनंत और सी के बीच स्थित होती है, ठीक है, तो इसके बाद सॉरी चित्र का पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको नोट्स बनाने में सरलता हो सके, ठीक है। इसका एक नोट्स ले लें, अनंत पर वस्तु कहाँ है, अनंत पर, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेने से हमें नोट्स बनाने में सरलता हो। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दूसरी हेडिंग के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।